गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्वेश्चन था। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। एक एनसीईआरटी का एक लाइन था सर जो समझ में नहीं आ रहा। ये बीजाणु धानी में अंतर जाति उत्पन्न होते हैं, तो अंतर जाति का मतलब क्या होता है? अंतर जातीय नहीं, एंडोजेनस बताया था कि यदि बीजाणु धानी के अंदर, ये बीजाणु धानी है ना, तो इस बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बन रहा है तो इसको बोलते हैं अंतर जातीय, एंडोजेनस। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर सब ऐसे बनते हैं तो इसको बोलते हैं एंडोजेनस। और यदि कोनिडिया की बात करोगे तो कोनिडिया कैसा बन रहा है, इसके ऊपर कोनिडिया ऐसे बनता है। तो कोनिडिया क्या बीजाणु धानी के अंदर बना कि बाहर बना? बाहर। तो कोनिडिया क्या होगा? एक्सोजीनस। यस, समझ गए? यस सर। हाँ। सर कोनिडिया कैसा रहता है स्ट्रक्चर? कोनिडिया जो है एक्सोजीनस होगा। कोनिडिया की डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, कैसे कोनिडियोफोर की ब्रांचिंग होती है, रेमाई बनता है, फिर मेटुली बनता है, फिर स्टेरिगमेटा बनता है, और उस स्टेरिगमेटा फ्लास्क समान संरचना के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है बहिर्जात रूप से। एक केंद्र की भी हो सकते हैं, द्विकेंद्र की भी हो सकते हैं, बहुकेंद्र की अवस्था भी हो सकती है। उसके अंदर पिगमेंटेड टाइप के होते हैं मोस्टली, उसके अंदर कलर वगैरह होता है उनका कुछ। सर अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर के द्वारा जो मतलब जो क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेरा को किस में रखेंगे, सवाल में कि प्रोटिस्टा में? तुम बताओ, हमने तो कई बार बात की है, तुम बताओ। सर सवाल में आएगा क्या आंसर? प्रोटिस्टा में। तुमको सवाल लग रहा है कि प्रोटिस्टा? सवाल लग रहा है क्योंकि पढ़ते तो सवाल में है हम लोग, अभी जो पढ़ रहे हैं बुक में। पढ़ते हम कहीं पे भी हो। 5 जगत के अनुसार एक कोश के यूकेरियोटिक जीव जो है वो कौन से किंगडम में होने चाहिए? प्रोटिस्टा। 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 यस, किंगडम पूछना है तो किंगडम कौन सा होगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आएगा ना आंसर? सर और जनरल कैरेक्टराइजेशन पूछेगा तो हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड करेंगे क्या? जब हमको जैसे कोई भी जीव का सामान्य लक्षण पूछेगा तो हम लोग विशेष लक्षण भी इंक्लूड करके बताएंगे। तुमने जो चैप्टर पढ़ा था याद करो, तुमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे तो उसमें ग्रोथ भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म भी तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में तुमने मेटाबॉलिज्म भी तो पढ़ा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी तो पढ़ा था। तो अभिलक्षण तो सब कुछ ही होगा, ठीक है ना। उनमें से भी वो लक्षण जिनमें अपवाद नहीं है वो विशेष लक्षण होंगे। सर एक क्वेश्चन व्हाट्सएप में सेंड किया, उसको एक बार देखिए ना, आंसर रॉन्ग लग रहा है कुछ। क्या क्वेश्चन था? सर जो ना जो बंगाल का टाइगर है ना उसका नाम सर फैलिस टिर्गिस करके दिया था। लेकिन वो गिर में नहीं होता ना बच्चे, फैलिस नहीं होता। सबसे पहले तो फैलिस गलत है, पैंथेरा होता है। पैंथेरा होगा, ये सर वो आंसर रॉन्ग होना चाहिए पर वो आंसर राइट दिखा रहा है। वापस सेंड करूं क्या? नहीं, अभी देखो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो ये जो है वो मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई होता है, हाउस लिजार्ड नहीं होता। तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन था प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। बिल्कुल सही है, तो ये राइट आंसर होता, ये राइट आंसर है। पर नहीं दे रहा आंसर, सी दे रहा है बुक में। आंसर की मिस्टेक है, बच्चे चेंज करो। ओके सर, थैंक यू। हो गया। हेलो सर। हां बच्चे। सर ये जो क्या बोलते हैं प्रोटिस्टा के लक्षण में जो क्या बोलते हैं शारीरिक संगठन कोशिकी होता है कि नहीं होता, ये आएगा कि नहीं आएगा प्रोटिस्टा के लक्षण में? कोशिकीय नहीं होता, अकोशिकीय होता है सर और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब एक्सेप्शंस में कुछ? नहीं, कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं होता। सर तो प्रोटिस्टा में तो आंसर में दिया है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक होते हैं करके लक्षण में दिया है, तो गलत है ना? महागलत, गलत भी नहीं बोलेंगे उसको, महागलत बोलते हैं। हाँ सर, और क्या बोलते हैं ये शारीरिक संगठन कोशिकीय होता है, उसको राइट दिखा है, तो ये भी गलत होगा ना?
वैसे अकोशिकीय होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हिंदी ट्रांसलेशन में ए सेलर को कोशिकीय लिख देते हैं, या तो एक लेकिन सर प्रोटिस्टा तो एक कोष की यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब कि शारीरिक संगठन हो सकता है ना? नहीं बच्चे, शारीरिक संगठन ही तो होता है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो या तो ए सेलुलर टाइप का होता है, या सेलुलर टाइप का होता है, या ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऐसे सब होते हैं ना। तो जो प्रोटिस्टा होता है वो ए सेलुलर होता है। जैसे तुम पॉलीफेरा बोलते हो ना, वो सेलुलर होता है, वो कोशिकीय स्तर का संगठन है। तो ये शारीरिक संगठन कोशिकीय होता है करके नहीं आएगा सर, गलत है? हाँ, उसमें अकोशिकीय होना चाहिए। ओके सर। और बोलो। हेलो सर। अच्छा, सर साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण घटक में जेंथोफिल आएगा कि नहीं आएगा? क्या प्रकाश संश्लेषण क्या दिए? जेंथोफिल आएगा कि नहीं आएगा सर? नहीं, साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषी घटक जेंथोफिल ज़ेंथोफिल नहीं होता उसमें। साइनोबैक्टीरिया में ज़ेंथोफिल नहीं होता। यस तो होता है, सर वो प्रोटिस्टा में होता है। प्रोटीन होता है बीटा कैरोटीन, और वो होता है फाइकोबिलिन्स। ज़ेंथोफिल नहीं होता उसमें। हेलो सर। हाँ, सर ये जो साइक्रोमैसिस होते हैं, जो ईस्ट वो तो कवक फंगाई है, लेकिन वो तो एक कोशिकीय होता है। तो सर ये यूकेरियोटिक तो होगा ना, क्योंकि एक्सेप्शंस में आते हैं तो? हाँ बच्चे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लोरेला के लिए बोला कि यदि मैं पूछेगा कोई कि बताओ सेक्रोमाइसिस जो है उसे 5 जगत के अनुसार कहाँ पर रखना चाहिए, तो क्या बोलोगे? प्रोटिस्टा में रखना चाहिए। मतलब क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास को हम लोग प्रोटिस्टा में रखेंगे, और लेकिन हाँ, 5 जगत के अनुसार उन्हें वहां पे रखेंगे। ये तुम्हें पूछेगा ओके सर। के अनुसार कहाँ पर होना चाहिए, तो प्रोटिस्टा में। सर लेकिन लेकिन वो तो कहाँ पर रखा जाता है? फंजाई में। क्यों? क्योंकि उसके ज्यादातर कैरेक्टर जो है फंजाई से मिलते हैं, एस्कोमैस्टिस से मिलते हैं। सर हाँ बच्चे। सर लेकिन ये जो क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास है ना, वो तो बुक में पहले जो हुआ था ना, अब क्लासिफिकेशन उसमें प्रोटिस्टा में रखा था, लेकिन अब तो उसको प्लांटी में रखा है, ऐसे आया था। नहीं, देखो क्या होता है ना कि क्लासिफिकेशन एक सिर्फ जगत नाम की चीज नहीं है। क्लासिफिकेशन में किंगडम से लेकर के और स्पीसीज तक सारी चीजें आती हैं। सर सुनिए ना, जो एनसीईआरटी में टेबल के बाद जो लाइन है ना, वो क्लियर ही नहीं होता। एक बार वापस उसको बताइए ना, कुछ समझ ही नहीं आता, हाँ पूरी खिचड़ी हो हाँ जाती है सर। वहाँ पर। सुनो मेरी बात सुनो, यस सर। ज्यादा डिस्कस मत करो, तो मेरी बात सुन लो अभी। देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब सिर्फ जगत नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब है जगत से लेकर के जाति तक। क्या आर.एच. विटेकर को इतनी नॉलेज थी क्या कि वो एक जीव को जगत से लेकर के जाति तक क्लासिफाई कर पाए? नो सर। वो तो ओनली No, sir. इकोलॉजी वाले थे। उतनी नॉलेज तो किसको हो सकती है? उतनी नॉलेज हो सकती है एक माइकोलॉजिस्ट को फंजाई के बारे में, यानी ईस्ट के बारे में, एक यस सर। माइकोलॉजिस्ट को क्लोरेला के बारे में, क्लेमाइडोमोनास के बारे में। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन लिखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये साइकोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट की। लेकिन आर.एच. विटेकर ने उतना काम किया ही नहीं है। आर.एच. विटेकर ने तो सिर्फ ये काम किया कि उसने जगत में बोला कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो तो प्रोटिस्टा में रख दो। लेकिन रखेंगे कहाँ या किस तरीके से क्लासिफाई होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जो साइंटिस्ट या डिपार्टमेंट है जो उसकी स्टडी करता है। तो जिन्होंने क्लोरेला की स्टडी की, क्लेमाइडोमोनास की स्टडी की, उन्होंने देखा कि इसके सारे फीचर ग्रीन एल्गी के जैसे हैं। इसीलिए उन्होंने उसको किसके साथ में क्लासिफाई किया? वो ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रीन एल्गी जैसा मानते हैं उसे। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन, हमको डिबेट नहीं करना है कि उसको क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे सामने क्लियर कट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि 5 जगत प्रणाली के अनुसार क्लेमाइडोमोनास को कहां पे रखना चाहिए या कहां पे रखा जाएगा? तो 5 जगत के अनुसार सिर्फ जगत की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जगत का क्राइटेरिया लगाओ कि 5 जगत के अनुसार यूकैरियोट प्रोटिस्टा में होता है, तो इसे हम प्रोटिस्टा में रख देंगे। इसके अनुसार आर.एच. विटेकर के अनुसार, बस खत्म, ये बात यही खत्म। इसके बाद और कुछ नहीं। कहां पे पढ़ते हैं, कहां पे आगे उसका डिटेल दिया हुआ है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट उसकी स्टडी। आई बात समझ में? यस सर, एक अमीबा वाला भी एग्जांपल है ना, उसी में उसको भी एक बार बता दीजिए ना। अमीबा अमीबा प्रोटोजोआ का नंबर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसको भी प्रोटिस्टा में। सर हाँ
सर जो स्प्रुलिना है, जो सवाल है, उसको प्लांटी में रखेंगे ना सर? मतलब उसका किंगडम प्लांटी होगा ना? नहीं, स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, मोनेरा किंगडम में रखा है। सर लेकिन सर इसमें तो दिया है ना सर, अरे बच्चे, तो चैप्टर 3 के अंतर्गत तो उसको सवाल कंफ्यूज है सर इधर का। तुमने वही बात जो मैंने पहले की थी, फिर से तुम मुझे वही सारी बातें रिपीट करवा रहे हो। सर मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ उस लाइन में। वापस से सर सुनो। लेकिन सर ये तो सवाल में आता है ना सर, जब हम उसको चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तो सवाल में पढ़ेंगे ना, तो जो प्लांटी किंगडम के में पढ़ेंगे ना इसको। वो तो नीलहरी सवाल है सर, इसका बता दो। कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसे हम नीलहरी शैवाल बोलते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसे शैवाल मानते हैं। और यदि ऐसा कोई शैवाल है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है तो वो कौन सी जगत से बिलोंग करेगा? वो मोनेरा जगत से बिलोंग करेगा। यानी शैवाल जो है वो 3 जगत में, मोनेरा में कौन से वाले? ब्लू ग्रीन एल्गी वाले, ठीक है, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट वाले, और प्लांटी में मल्टीसेलुलर। समझ गए? तो स्पाइरुलिना प्रोकैरियोटिक है, इसलिए वो मोनेरा जगत में आएगा। सवाल भी बोलेंगे। फीचर ऑफ सिलिएट प्रोटिस्ट पैरामीशियम, हम लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाते बताया लास्ट लेक्चर, ये लास्ट। माइक ऑफ कर दो ना। चलो आगे पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने कुछ मेथड गैमेटोजेनिक कांटेक्ट, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, ये सब पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट मेथड देखो, स्पर्मेटाइजेशन। इसका माइक ऑन है, ऑफ कर दो। स्पर्मेटाइजेशन देखो क्या होता है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा? एक फंजाई जो है, सपोज ये है, तो इसके ऊपर एंथ्रीडियम जो है वो अच्छा सा बनेगा। कैसा? एंडोजीनस टाइप का, कुछ इस टाइप का स्पर्मेटाइजेशन। जैसे एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ के वैसे ही हो गया। अब यहाँ पर एंथ्रीडियम को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटाइजेशन। क्या है स्पर्मेटाइजेशन? नर युग्मधानी है, मेल गैमेटोजेनिक है। स्पर्मेटाइजेशन की जो विधि होगी लैंग्वेज की, उसके अंदर मेल गैमेटोजेनिक जो है उसे स्पर्मेटाइजेशन बोलते हैं, वो वेल डेवलप्ड टाइप का होता है। लेकिन फीमेल गैमेटोजेनिक जो होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है। क्या होता है? जैसा कोई हाइफी है, उस हाइफी के ऊपर क्या देखते हैं? ऐसा एक प्रोजेक्शन बन गया, कोई तंतु है उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन बन गया। उस प्रोजेक्शन के अंदर एक न्यूक्लियस है, कोई विशिष्ट गैमेटोजेनिक नहीं है, सीधे क्या लग रहा है? हाइफी जो है उसका ही ब्रांचिंग है, और इसको हम क्या बोलेंगे? यही वर्क कर रहा है ओवोनियम की तरह, इसे हम बोलेंगे रिसेप्टिव हाइफी, ग्राही तंतु। यानी नर युग्मधानी तो वेल डेवलप्ड है, मादा युग्मधानी जो है वो फंजाई की एक ब्रांच बन गई है, हाइफी जैसे बन गई है, उसको हमने बोल दिया रिसेप्टिव हाइफी ग्राही तंतु। ऊपर जो कॉन्टैक्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्राइकोगाइनी। तो इस टाइप से मेल और फीमेल गैमेटोजेनिक होता है। ये मेल गैमेटोजेनिक, फीमेल गैमेटोजेनिक जो वेल डेवलप्ड नहीं है, वो तो सिर्फ एक तंतु है जिसका काम है स्पर्मेटाइजेशन के अंदर जो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? इस अंदर जो मेल गैमेट है उसको बोलते हैं स्पर्मेशियम। स्पर्मेशियम जो है वो नर युग्मक मेल। अब क्या होगा? अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये स्पर्मेटाइजेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और क्या करेगा? मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा। इसमें से नर युग्मक जो है वो बाहर निकलेगा। अब ये नर युग्मक जो है वो उड़ के कहां पे पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे इस रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर। यहां पर आ गए उनके, यहां पर, और फिर उनकी बीच की भित्ति नष्ट हो गई और क्या हो गया? और इस तरीके से सेटल प्लाज्मोगामी हो गई। क्या हो गई? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हो रही है प्लाज्मोगामी। फिर प्लाज्मोगामी के बाद में क्या होगा? पहले डाइकेराटाइजेशन होता है इनके अंदर, प्लाज्मोगामी के बाद में डाइकेराटाइजेशन। सीधे लिख देता हूँ, डायग्राम में बनाता हूँ। डाइकेरियोटाइजेशन, फिर कहीं पे कैरियोगामी होगी,
मियोसिस। तो इस तरीके से यदि मेल गैमेटेंजिया जो है वो स्पर्मेटेंजिया के रूप में और फीमेल गैमेटेंजिया जो है वो तंतु ही है रिसेप्टिव होते तो इस टाइप से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इज सम मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिस, some member of ascomyces like Ascobolus and some member of Basidiomyces. Like तो यदि मेल और फीमेल गैमेटेंजिया जो है उसमें मेल गैमेटेंजिया तो स्पर्मेटेंजिया के रूप में है और फीमेल गैमेटेंजिया जो है वो ग्राही तंतु के रूप में है। और क्या होगा? मेल गैमेट जो है वहां से रिलीज होगा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रही है। ब्लर आ रहा है सर। ओके ओके ओके, हो जाएगा क्लियर। रुको सर वो एस्कोमाइसिटीज के बाद क्या लिखा है सर? एस्कोमाइसिस का एग्जांपल लिखा है एस्कोबोलस, ASCOBOLUS, एस्कोबोलस। और बेसिडियोमाइसिस का एग्जांपल जो लिखा है वो लिखा है पक्सीनिया, पक्सीनिया। ये मेथड है स्पर्मेटाइजेशन। एक लास्ट मेथड और पढ़ेंगे। सोमेटोमेट। सर बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल क्या लिखा है आपने? पक्सीनिया, PUCCINIA, पक्सीनिया। Next method is somatogamy. सर कंप्लीट नहीं हुआ था। यस क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहा इसलिए। और तो फर्स्ट सर ऐसे कोई सेंड करना मुझे। सिर्फ पहले डायग्राम वो इरेज किया मैंने तो बच्चे। मेल गैमेटेंजिया जो है ना उसको बोलो स्पर्मेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया स्पर्मेटेंजिया, और फीमेल गैमेटेंजिया जो है उसकी जगह पे रिसेप्टिव हाइफी, रिसेप्टिव हाइफी। हिंदी वाले बच्चे ग्राही तंतु, स्पर्मेटेंजिया को तो स्पर्मेटेंजिया ही बोलते हैं और दूसरा जो है वो ग्राही तंतु फीमेल वाला। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। सर रिसेप्टिव क्या आगे? रिसेप्टिव हाइफी, HYPHAE, रिसेप्टिव हाइफी। देखता हूं, चलो वीडियो क्लियर है। सर बच्चों मुझे वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। सबसे लास्ट में क्या लिखा है सर? कौन सा पॉइंट है? सम मेंबर्स ऑफ, उसके बाद क्या लिखा है? बेसिडियोमाइसिटिस। Some member of Basidiomycetes paccinia. हाँ हो जाए, कर दूं अब तो इरेज कर दूं क्या? यस सर। एग्जांपल में क्या लिखा है? सबसे नीचे लिखा हुआ है एग्जांपल सम मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिस, एस्कोमाइसिस का मेंबर है एस्कोबोलस, और सम मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिस एग्जांपल लिखा है पक्सीनिया। बेसिडियोमाइसिस में दो ही नाम तो तुमने मेन सुने हैं, दो तीन नाम, पक्सीनिया, अस्टिलेगो और
अमेरिका या फिर ये रियली प्लस कंप्रेस्ड। चलो देखो नेक्स्ट मेथड सोमेटोगेमी। ध्यान देना, नाम से पता पड़ रहा है सोमेटोगेमी किसका फ्यूजन, सोमेटो वर्ड किसके लिए होता है। देखो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो बहुत इजी टाइप से होता जाता है, इजी होता जाएगा, सिंपल होता जाएगा। कैसे? सोमेटो वर्ड जो है, सोमेटिक वर्ड जो है, सोमेटिक उसका मतलब होता है बॉडी पार्ट। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है ना जिसमें क्या होता है, एक मेल फंजाई और एक फीमेल फंजाई दोनों मिलते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों मिलते हैं, हाथ मिलाकर रिप्रोडक्शन होता है। हाथ हमारा सोमेटिक पार्ट है ना, और मान लो लड़का लड़की मिले, हाथ मिलाया, रिप्रोडक्शन हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो क्या बोलेंगे उसे हम सोमेटोगेमी बोलेंगे। आई बात समझ में? तो फंजाई में ऐसा होता है, कोई मत बोला सर ऐसा भी होता है कैंसर में, ठीक है, फंजाई में ऐसा होता है सोमेटोगेमी। तो यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा ही नहीं। जैसे ये एक फंजाई मान लो, सपोज ऐसा, ये कोई दूसरा फंजाई फंगल है, कुछ ऐसा। अब दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंस है, इसलिए मैंने एक को क्या किया, एक को एज अ मेल लिख दिया प्लस एक को माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे, इन्होंने हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर क्या हुआ, इनका हाथ चिपक गया, फंगल एक्टिविटी चिपक गया। फिर क्या होगा, फिर बीच में से इस सेक्टर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या प्लाज्मोगेमी हो गई क्या? यस सर। क्या कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा है क्या, कोई गैमेटेंजिया बन रहा है क्या इसमें? नो सर। सीधे ही कोई दो सोमेटिक सेल जो हैं वो आपस में चिपक गए, और अब ये कैसा हो गया, ये इस तरीके से एक डाइकैरियोटिक सेल बन गया। होता ही है, प्लाज्मोगेमी के बाद में डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है, डाइकैरियोटिक। अब मैंने बताया था कि एस्को और बेसिडियोमास्टिस में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में टाइम गैप होता है, बताया था क्या? यस सर। तो मतलब ये क्या करता है, यहाँ पर डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करने के साथ साथ इसके अंदर कुछ क्लैंप कनेक्शन बनते हैं, क्लैंप कनेक्शन, कुछ ऐसा कनेक्शन बनता है जिसके द्वारा हर एक सेल के पास दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, उसमें हेल्प करता है ये क्लैंप कनेक्शन। हर एक सेल के पास दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या ये प्राइमरी माइसीलियम है कि सेकेंडरी माइसीलियम है? यस सर। कौन सा है? सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी। ये था प्राइमरी माइसीलियम और ये बन गया सेकेंडरी माइसीलियम। फंजाई वाले पहले लेक्चर की बात वापस से तुम्हारे सामने आ गई है, मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार आएगी कि प्राइमरी माइसीलियम जो है वो एस्कोमास्टिस में मेन फेज होती है, जबकि बेसिडियोमास्टिस में मेन फेज कौन सी होती है, सेकेंडरी माइसीलियम। और ये केंद्र की संख्या डबल होने में इसको हेल्प करता है, कुछ इस प्रकार की संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैंप। ऐसे क्लैंप बनते हैं जिनकी सहायता से केंद्र जो है वो एक दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, जिससे कि ये डाइकैरियोटिक टाइप का हो जाए। सर हाँ, ये जो माइटोसिस हो रहा है उसके नीचे में आप क्या लिखे हैं? क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप CLAMP, क्लैंप कनेक्शन। मतलब सर ये है क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप होता है। क्लैंप नहीं जानते क्या? क्लैंप होता है जैसे कोई पाइप है, इसे पाइप को दीवार पे फिट करना है, तो पाइप को रखा, इसके ऊपर एक ऐसा पत्ती जैसा होता है, ऐसा आर्च जैसा, उसको रखा और उसको ठोक दिया तो ये चिपक जाता है, वो क्लैंप होता है। सर सर जो क्लैंप कनेक्शन है वो बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में बनेगा ना? हाँ, मतलब मेनली तो बेसिडियो में बनता है, एस्को में क्लैंप जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्रोजियर बोल देते हैं, क्रोजियर। ठीक है, उसमें हमको नहीं लिखने जाना है, क्लैंप कनेक्शन जैसे ध्यान रखो, जैसा जग का हैंडल होता है ना, जग का हैंडल उस टाइप से ट्यूब जैसे बनती है। ट्यूब में तो क्या होगा, एक साइड से न्यूक्लियस घुसेगा और दूसरी साइड से निकल के दूसरे सेल में चला जाएगा। तो हर सेल के पास डिस्ट्रीब्यूशन देखो न्यूक्लियस का, हर सेल के पास एक ब्लैक एक व्हाइट न्यूक्लियस दिख रहा है ना? यस। तो इतना इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सिंपल डिवीजन, सेल डिवीजन से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो एक सेल है और एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, डिवाइड होकर के दोनों ने अपनी कॉपी बनाई, तो फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा?
पता पड़ा दोनों एक दूसरे से जा रहे हैं, भाग के टकरा गए, कोई उधर एक रह गया उधर एक रह गया, या फिर बीच में सेल वॉल बन गए, एक के पास दोनों व्हाइट रह गए, एक के पास दोनों ब्लैक रह गए, तो क्या करना होगा, बीच में क्लैंप बनाना होगा ताकि एक तो जाएगा साइटोप्लाज्म से, दूसरा जाएगा क्लैंप से, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा न्यूक्लियस का। तो वो काम करता है क्लैंप कनेक्शन। अब क्या होगा देखो, अब इसके बाद यानी इसके अंदर मेन फेज जो है वो ये वाली रहेगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पर होगा कैरियोडेंड्रिन। कैरियोडेंड्रिन कैसे होता है देखो, इसके अंदर जैसे एस्कोमास्टिस का मेंबर है तो उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, एस्कस बन जाएगा। एस्कस, ये जो संरचना बन रही है प्रोजेक्शन जैसा बन रहा है, थैले जैसा, इसको बोलते हैं एस्कस। इस एस्कस के अंदर आ जाते हैं दोनों न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है ना, दोनों न्यूक्लियस कहाँ पे आ गए, एस्कस के अंदर। एस्कस के अंदर आने के बाद में अब ये करता है क्या, कैरियोडेंड्रिन। कैरियोडेंड्रिन जो है वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2n क्या है, जाइगोट बोलते हैं उसको, क्या जाइगोट, अब बन गया जाइगोट। फिर इसके अंदर होता है मियोसिस। फिर इसके अंदर होता है यहाँ पर एक मियोसिस और एक माइटोसिस। एक मियोसिस और एक माइटोसिस होगा नॉर्मली, तो कितनी सेल बनेगी बताओ, एक मियोसिस हुआ पहले, फिर एक माइटोसिस हुआ, कितनी सेल बनेगी, एक मियोसिस हुआ तो कितनी सेल, मियोसिस में अशुद्धि विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है बताओ, 4 और उसमें फिर माइटोसिस भी हो जाए सब में तो कितनी हो जाएगी, 6 टोटल 8 16 नहीं 8 सब में माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में 2 तो 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ गए क्या, 1 सर वो 4 होने थे, यस सर सबका डबल हो गया 8 बन गया। ये चारों ये 8 कोशिकाएं बनती हैं मोस्टली, इन्हें हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर n होगा कि 2n होगा ये बताओ, एस्कोस्पोर n होगा कि 2n होगा, n सर n होगा सर, n मियोसिस हो गया ना, इसीलिए एस्कोस्पोर n होगा। अंतर देखो, oospore 2n था, जाइगोस्पोर 2n था, oospore जाइगोस्पोर कैसे थे 2n, एस्कोस्पोर कैसे n है n क्योंकि oospore जाइगोस्पोर जाइगोट था इसलिए 2n है, और एस्कोस्पोर जाइगोट में मियोसिस होने की बात कर रहा है इसलिए ये n होगा। इसलिए यहाँ से रिलीज हो गया, एस्कोस्पोर जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया और जनरेट होके न्यू हाइड्रोजन बना दिया। आई बात समझ में, लाइफ साइकिल समझ में आ गई क्या तुमको, एस्कोमास्टिस का लाइफ साइकिल है मोस्टली सोमेटोगेम में। यहां पर हम देखते हैं कि दो मैक्सिलियम होता है, प्राइमरी मैक्सिलियम मेल और फीमेल में से कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनता है, सोमेटिक सेल आती है, फ्यूज होती है, प्लाज्मोगेम नहीं हुआ, दो न्यूक्लियस हो गए, फिर इसने माइटोसिस करके एक सेकेंडरी मैक्सिलियम। हेलो सर 1 टाइम और सोर्स बताइए ना, क्योंकि सर यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस दोनों करवा रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। एक सेल है 2n है जाइगोट है, इसके अंदर मियोसिस होगा, कितने सेल बनेंगे, 4 सेल, 1 2 3 4 n हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें माइटोसिस होगा, सबके अंदर माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं यानी n का n ही रहेगा, कितनी सेल बनेगी 2, इससे भी कितनी बनेगी 2, इससे भी कितनी बनेगी 2 और इससे भी कितनी बनेगी 2, टोटल कितनी सेल बन गई 8 सेल, और सारी सारी कैसी हैं n। आई बात समझ में, ओके सर। तो एक मियोसिस और एक माइटोसिस होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ सेल जो बनते हैं मोस्टली यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब तुम मुझे बताओ अंतर्जात की बहिर्जात, एंडोजीनस की एक्सोजीनस, अंतर्जात सबको पता पड़ रहा है क्या, रट लोगे क्या, रट लोगे सब और लोग, पता चल रहा है अंदर में बना है, बाहर थोड़ी ना बना है। हाँ सर। ये बहुत आसान बात है लेकिन क्वेश्चन पूछते ही है कि बताओ कौन सा स्पोर एंडोजीनस है, कौन सा एक्सोजीनस है, बच्चे बोलते हैं कि अरे ये क्या है, बहुत सिंपल, जो दिख रहा है वही है, कुछ अलग से नहीं सी बात नहीं। अब यदि इधर वाले लाइफ साइकिल देख रहे हो तो बेसिडियम एस्कोमास्टिस, बेसिडियम मास्टिस में भी होता ही है, बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि वहां पर एस्कस बन रहा था
यहाँ पर क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, मुद्गर के समान संरचना बनती है, जिसे बोलते हैं हम बेसिल, जिसे हम बोलते हैं बेसिल। यानी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से न्यूक्लियस जो है, यहाँ से केंद्रक जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया इसके अंदर। कहाँ पे आ गया ये न्यूक्लियस, बेसिल। क्वेश्चन आएगा कि बताओ केंद्रक का संलयन कहाँ पर होता है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ एस्कोमास्टिस में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी कहाँ पर होता है, तो तुम क्या बोलोगे, एस्कोमास्टिस में एस्कस में होता है, और बेसिडियोमास्टिस में कहाँ पर होता है, बेसिडियम में होता है। समझ गए? दिख रहा है सबको दिख रहा है ना? यस सर। रटने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हो गया कैरियोगैमी। कहाँ पर हुआ कैरियोगैमी, बेसिडियम के अंदर क्या बन गया, एक 2n जायगोट बन गया, 2n जायगोट। अब क्या होगा, जायगोट में क्या होगा बोलो, प्लाज्मोगैमी हो गई, कैरियोगैमी हो गई, अब क्या होगा, विभाजन, कौन सा, मियोसिस। मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस नहीं हो रहा। कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4। 4 n 4 बनेगी। यस, इसके अंदर मोस्टली 4 ही सेल बनते हैं, और वो सेल जो होता है इसकी बाहर की तरफ लगे होते हैं। यहाँ ये स्पोर का क्या नाम रखना पसंद करोगे, तुम्हें बोलो क्या नाम रख दो इसका, एक्सोजिनस, एक्सोजिनस स्पोर, एक्सोजिनस। और इसका नाम क्या रख दूं, इसका नाम oospore रख दूं कि zygospore रख दूं कि ascospore रख दूं कि basidiospore रख दूं कि बेसिडोस्पोर, बेसिडोस्पोर। बेसिडियम के अंदर से बना है ये, तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं बेसिडियोस्पोर। n है कि 2n है, n। अब क्या हुआ, ये भी यहां से रिलीज हो जाएंगे, बेसिडियोस्पोर रिलीज, और जनरेट हो जाएगा, तो क्या बना देगा, न्यू हैप्पी बेसिडियोस्पोर। जनरेट होकर के क्या बना देगा, न्यू हैप्पी बना देगा। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा इधर था, बट डिफरेंस क्या रहा, पहली बात कि एस्कोमास्टिस में एस्कस बनता है, यहाँ पर बेसिडियम बनता है। यहाँ पर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं मोस्टली, यहाँ पर 4 ही बेसिडियोस्पोर बनते हैं। यहाँ पर एस्कोस्पोर अंतर्जात है, यहाँ पर बेसिडियोस्पोर बहिर्जात है। एस्कोमास्टिस के अंदर लाइफ साइकिल का ज्यादा टाइम इस स्टेज में रहता है, जबकि बेसिडियोमास्टिस अपने लाइफ में ज्यादा टाइम इस स्टेज में रहता है। क्या सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है, क्या क्लियर है क्या? लास्ट वाला लाइन कौन से स्टेज में ज्यादा रहता है, वो वाला एक बार देखो ना, एस्कोमास्टिस ज्यादातर इस स्टेज में रहता है, मतलब प्राइमरी माइसीलियम वाले स्टेज में रहता है। बेसिडियोमास्टिस ज्यादातर इस टाइम पे इस स्टेज में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है लाइफ का, मतलब मेनली सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्म है। ओके सर, ठीक है, चलो, तो ये तो डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल्स हैं, वो हमने पढ़ ली। एग्जांपल, इसका एग्जांपल इस साइड जो बनाया है, इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसिस, और इसका एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिस। तो जैसे जैसे आगे वाली क्लास पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रिप्रोडक्शन का मेथड इजी होता जा रहा है, आसान हो गया रिप्रोडक्शन। पहले बेचारे मेल फीमेल गैमेटेंजिया बना रहे थे, फिर गैमेटेंजिया गैमेट रिलीज करने के बदले में खुद चिपक गए, फिर उसके बाद गैमेटेंजिया ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा था, 2 हाइफी पे प्रोजेक्शन बन रहे थे और जुड़ जा रहे थे, फिर उन्होंने वो प्रोजेक्शन और गैमेटेंजिया बनाना भी बंद कर दिया, सिर्फ सोमेटिक सेल्स ही फ्यूज होकर के रिप्रोडक्शन कर रहे थे। कर दो रेस? यस सर, यस अब ये तो हमने पढ़ लिए सारे रिप्रोडक्शन के बारे में। अब डिफरेंट क्लासेस जो हैं, उन क्लासेस में हम कंपेयर करके इतना इजीली पढ़ लेंगे कि आखिर किसके अंदर क्या फीचर होगा, क्योंकि जो भी काम की बातें वो सारी हम पढ़ चुके हैं, डिटेल का हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे क्लासिफाई करना है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, बस वो देखते जाना है, हमारा फंजाई कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेना, तो हमारा फंजाई कंप्लीट हो जाएगा। देखो
फंजाई की क्लासेस के नाम माइसिटीज, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, कौन कौन सा? ओमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। जाइगोमाइटिस। Yes, oomacytes and zygomycetes. Then और क्लास का नाम बताओ। बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस, Ascomycetes, Basidiomycetes, ड्यूटेरियोमाइसिटिस। टेरियोमाइसिटिस। and Deuteromycetes. अब सबसे पहले देखते हैं कि इनके अंदर हाइफी कैसा होता है, इनका तंतु जो है या हाइफी जो है वो कैसा होता है। हाइफी बाहर जा रही है क्या? हाइफी के बारे में कैसा है? सिनोसाइटिक देखा था क्या? यस सर। जाइगोमाइसिस में भी ऐसे ही था क्या? सिनोसाइटिक। एस्कोमाइसिस के अंदर लाइफ साइकिल में मेन स्टेज जो है वो हाइफी की कौन सी होती है? सेप्टेट। सेप्टेट तो हो गई, सेप्टेट। और कौन सी वाली मेन है? मोनोकैरियोटिक यानी प्राइमरी वाला। माइसीलियम इज मेन। लाइफ साइकिल के अंदर प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो मेन होता है, जबकि बेसिक माइसीलियम के अंदर भी सेप्टेट तो है, लेकिन कौन सा मेन होता है? सेकेंडरी। और ड्यूटेरोमाइसिस के अंदर क्या होगा बताओ? ड्यूटेरोमाइसिस को सेप्टेट। फंजाई इम्परफेक्ट टाइप बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट टाइप। क्या खास बात होती है ड्यूटेरोमाइसिस की? ड्यूटेरोमाइसिस की एक बहुत ही खास बात है कि प्रोडक्शन नहीं होता सर। हाँ, ये नेचुरल क्लास नहीं है। नेचर ने कोई ड्यूटेरोमाइसिस नाम का अलग से जीव नहीं बनाया, ये तो इंसानों ने बनाया। कैसे बनाया इंसानों ने? इंसानों ने देखा कि एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, जिनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। तो इंसानों ने क्या किया, बोला अच्छा इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता, उसको पनिशमेंट दे दी। बोला अरे तुम इनके साथ क्या रहोगे, तुम्हारे तो लैंगिक जनन होता नहीं, चलो अलग से रहो। कहां पे रहो? ड्यूटेरोमाइसिस। तो इस तरीके से ह्यूमन ने क्या किया, एक अलग से क्लास बना दिया ड्यूटेरोमाइसिस। इन्हें बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्ट है। फंजाई इम्परफेक्ट है। क्यों बोला फंजाई इम्परफेक्ट है? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनका माइसीलियम कैसा होगा बताओ? प्राइमरी की सेकेंडरी की दोनों ही चीजें होंगी। दोनों प्राइमरी सेकेंडरी की दोनों सब बोथ। बोथ सोच लो ठीक से। प्राइमरी सोच लो ठीक से। अब सेकेंडरी होगा। नहीं पता सर, अब नहीं पता। कुछ दोनों ही नहीं होंगे। दो न्यूक्लियस हो सकते हैं क्या? सोचो, जब रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो दो न्यूक्लियस हो सकते हैं क्या इसके पास? सर दोनों प्राइमरी होगा। बिल्कुल सर प्राइमरी होगा। क्यों? वही तो बोला सर मैंने। तो मैं तो तो आपने कुछ नहीं बोला अभी। मैं तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था ना। एग्जाम में भी तो क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करता है। आता हुआ क्वेश्चन कुछ ऐसा हिंट दिया होगा कि तुम्हें लगेगा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूं, और तुम उसको जो है ना। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसका मतलब प्लाज्मोगामी नहीं होगी कभी। इसका मतलब कैसा होगा? ऑलवेज प्राइमरी। हमेशा प्राइमरी माइसीलियम भी मिलेगा। देखो ओमाइसिस का एक और भी नाम है। ओमाइसिस को एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। एल्गल फंजाई बताया भी था। क्यों बोलते हैं ओमाइसिस को एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं बताओ? बोलो। सर सेल वॉल की वजह से। यस, सेल वॉल की वजह से सेलोजिक होता है और एक्वेटिक मीडियम में भी मिलते हैं, इसलिए एल्गल फंजाई। जाइगोमाइसिस जो है इसको हम
कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। क्यों कॉन्जुगेशन फंजाई? सर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। उस मेथड का नाम था, जो रिप्रोडक्शन का मेथड था उसका नाम था गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन। इसलिए एस्कोमास्टिस को हम बोलते हैं सैक फंजाई। क्यों बोलते हैं सैक फंजाई? क्योंकि इनका एस्कस थैलेनुमा है, थैलेनुमा है, इसको सैक बोल दिया, सैक फंजाई। बेसिडियोमास्टिस को बोलते हैं क्लब फंजाई। फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो संरचना बनती है जिसके अंदर कैरियोनियम में भी बेसिडियम, बेसिडियम क्लब लाइक होता है, इसलिए मुक्ता के आकार का होता है इसलिए। और इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टा क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये कॉमन नेम भी देख लिया तुमने, इनके कॉमन नेम। अब देखो इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर। बताओ ओमाइसिस के अंदर एसेक्सुअल स्पोर कौन सा पढ़ा था? बोलो, पढ़ा हुआ है सबने? कोई नहीं बता, सब पढ़ा हुआ है तुमने। एब्लेनोस्पोर। कौन सा था? ज़ूस्पोर की एब्लेनोस्पोर। ज़ूस्पोर। सेकंड टाइप होता है ना ज़ूस्पोर। मोस्टली एक बोलते हैं तो ज़ूस्पोर। ज़ाइगोमास्टिस में मोस्टली कौन सा होता है राइजोपोस वगैरह के अंदर? एब्लेनोस्पोर। एस्कोमास्टिस में मोस्टली कौन सा बनता है? कोनिडिया। बेसिडियोमास्टिस में कौन सा स्पोर एसेक्सुअल स्पोर बनता है? बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन स्पोर के थ्रू नहीं होता, वेजिटेटिव टाइप के होते हैं। फ्रेगमेंटेशन हो गया या कई बार ओइडिया बन जाती है, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है। सर उसको क्लब फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लब का मतलब होता है मुक्त। क्लब के आकार का बेसिडियम होता है। ये जो बेसिडियम का आकार है ना, ये सर इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं, इसलिए वो क्लब शेप है। देन ड्यूटेरोमास्टिस जो है उसके अंदर क्या होगा? एस्को का मेंबर है, एस्को बेसिडियो का मेंबर है। तो एस्को का मेंबर है तो कोनिडिया तो बनाएगा, बेसिडियो का हुआ तो कुछ नहीं बनाएगा, तो इसके अंदर कोनिडिया हो सकता है। क्या आसान सी बात थी? यस सर। देन यस सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ओमाइसिस में क्या था बताओ? आइस गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। एस्कोमास्टिस में क्या था? सोमेटिव वाला। सोमेटोगैमी भी होती है, सोमेटोगैमी। स्पर्मेटाइजेशन भी होता है, स्पर्मेटाइजेशन। and other methods are also present. Other methods also. अलग-अलग मेंबर में अलग-अलग मेथड होते हैं, तो इनके अंदर ये दोनों टाइप के भी होते हैं, इसीलिए मैं लिख दिया other methods also present. बेसिडियो के अंदर मेनली सोमेटोगैमी होती है, चाइपीली। और इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा, वेरी गुड। अब इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बन रहा था। सेक्सुअल स्पोर, उसका नाम बताओ। ओमाइसिस का सेक्सुअल स्पोर क्या था? आइसोगेमी क्या? ओमाइसिस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे एक स्पोर बन रहा था, उसका नाम क्या था? बोलो, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं है कोई। स्पोर। ज़ाइगोमाइसिस के अंदर जो स्पोर बन रहा था उसका नाम क्या था? जाइगोस्पोर। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं दुनिया में। एमपी2 में ज़ाइगोट है ना दोनों, ज़ाइगोट के ऊपर तीन कवरिंग बनी है। एस्कोमास्टिस में जो स्पोर बन रहा था उसका क्या नाम था? एस्कोस्पोर। एमपी2 एस्कोस्पोर। सर क्या क्या देख देख करके तो नहीं बोल रहे ना, तुमको पता पड़ रहा है ना खुद से? यस सर। नाम से ही पता चल रहा है। वो लिख रहे तो देख देख के बोल रहे पीछे पीछे, हाँ ये है नहीं टू है, पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? टाइम लगता है माइक ऑन करने और ऑफ करने में। ओके ओके ठीक है बच्चे, कोई। और बेसिडियोमाइसिस के अंदर जो स्पोर बनता है उसका नाम है एसिडोस्पोर।
बेसिडियो स्पोर, सेक्सुअल स्पोर तो प्रेजेंट है, एसेक्सुअल था तो क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बेसिडियो स्पोर, और ये बेसिडियो स्पोर एन है कि 2n है, N. N है। और डिप्लोमासिस के अंदर जो स्पोर बनता है वो कौन सा होगा, सेक्सुअल स्पोर होगा ना ये तो। किसके तो नहीं है तो सेक्सुअल स्पोर कहां से है, किसी और का थोड़ी गोद ले लेगा ये, ठीक है। मैंने तुमको पूरी प्रोसेस डिटेल में बताई है, इसीलिए अभी इतना पढ़ाया मैंने तुमको। बहुत चाहूं तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए तो ये टेबल जो बना रहा हूं वही काफी है, एनसीईआरटी उसी से कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे एक एक वर्ड जो लिख रहा हूं उस वर्ड के बारे में सब कुछ तुम्हें पता है, सब कुछ तुम्हें पता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, डाइकैरियोटाइजेशन, द्विकेंद्र की भवन, डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्र की भवन ओमाइसिस में होता है क्या, नो सर। डायकोमाइसिस में होता है क्या, नो सर। तो में हो रहा था क्या, यस सर। Present. अभी तो सेकेंडरी माइसिलियम बन रही थी, बेसिडियम में हो रहा था क्या, Yes, sir. यस सर। अभी सेकेंडरी माइसिलियम बन रही थी, और यस मत देखो तुम, प्रेजेंट देखो, और डिटेल में सेंट होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है। और ये एस्कोमैसिस में मैं नाम भी लिख देता हूं, जो मेथड था उसका नाम था क्रोजियर मेथड। इस वजह से मैं नाम बस बोल ले था, नाम लिख देता हूं, बाय क्लैंप कंडीशन। देन फ्रूटिंग बॉडी, क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है वो समझना पहले, क्या होता है, इन दोनों में तो एब्सेंट है, इन दोनों में तो फ्रूटिंग बॉडी बनता ही है, तो एब्सेंट है। एस्कोमैसिस में बनता है, देखो एस्कोमैसिस में क्या होता है, एस्कस नाम की एक स्ट्रक्चर बनी, एस्कस, जिसके अंदर क्या थे, एस्कोस्पोर, ये एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर है ना, ये खुद से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये खुद से अपने आप को बहुत इजीली बचा नहीं सकते, मोटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तब क्या होगा, तब इनको बचाने के लिए क्या करते हैं, आसपास के जो तंतु हैं, हाइफी ये सारे फिलामेंट है, ये क्या करते हैं, ये इसके चारों तरफ ऐसे कवरिंग बनाते हैं, यानी क्या हुआ, इन्होंने इसको कवर कर लिया, एक बॉल के समान संरचना बना ली, मान लो एक बॉल, और उस बॉल के अंदर क्या है, यदि उस बॉल को तोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे, ये एस्कस, उसके अंदर एस्कोस्पोर, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। है बात समझ में, यह है फ्रूटिंग बॉडी, हाइफी, एस्कस, एस्कोस्पोर, तो इस प्रकार की संरचना जो है वो फ्रूटिंग बॉडी है। तो एस्कोमैसिस में फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प, इसको एस्कोकार्प, बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम, एपोथीशियम, स्ट्रोमेशियम, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। बस तुम ये ध्यान रखना कि एस्कोकार्प क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमैसिस, मतलब क्या है कि बहुत सारे एस्कस जो है एक कवरिंग के अंदर है, हाइफी के, उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, इस टाइप की कवरिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पर बेसिडियोकार्प के बारे में देखो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, यदि बेसिडियम के ऊपर कवरिंग बनती है, जैसे सपोज ये एक बेसिडियम है, जैसे और भी बेसिडियम वगैरह है, ये बेसिडियो स्पोर्स लगे हुए हैं इनके ऊपर,
इनके ऊपर भी इस तरीके से हाइफी से कवरिंग बनेगी। तो क्या है ये फ्लोटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसीस। क्या बोलोगे इसे? बोलो जैसे बेसिडियो का बोलना चाहते हो क्या? यस सर। तो ध्यान रखना फ्लोटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसीस इज एस्कोकार, फ्लोटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसीस इज बेसिडियोकार। और ये फ्लोटिंग बॉडी हिंदी में फलनकाय बोलते हैं। ये फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है? ये फ्लोटिंग बॉडी होती है एस्कस या बेसिडियम के ऊपर जाल जैसा बना होता है, कवरिंग जैसे बनी होती है हाइफी की, उसे हम फ्लोटिंग बॉडी बोल देते हैं। और ड्यूटेरोमाइसीन में तो मुझे लग रहा है सब जानते हैं कि ये सब एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या इतनी पिक्चर क्लियर हो गई सब बच्चों को? सर हाँ बच्चे, हाँ बच्चे बोलो। सर एक बार प्लीज आप डाइकैरियोटाइजेशन बोल के बता सकते हैं, समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं डायग्राम से बता सकता हूँ तुम्हें। देखो ये एक फंगल हाइफी है, इसके अंदर यहाँ पर डाइकैरियोटिक सेल है, प्लाज्मोसाइटम है। अब ये सेल डिवाइड करना चाहती है। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो क्या होगा? ये वाला न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, ये न्यूक्लियस भी डबल हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा? अब यदि दोनों न्यूक्लियस ऐसे जाएंगे तब तो क्या होगा? ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, एक उधर आ जाएगा एक उधर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि एक ब्लैक और एक व्हाइट एक पास में रहे। मान लो बीच में यदि सेल वॉल बना दे तो सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कराया पानी में चला जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। तो अब इस सेल से दो सेल बननी है, साइटोकाइनेसिस होना है, लेकिन साइटोकाइनेसिस ऐसे होना है कि न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन रहे, एक समान रहे। तो उसके लिए क्या करता है? देखो इसने क्या किया, यहाँ पर एक क्लैंप बनाना स्टार्ट किया। यह क्लैंप बनाना स्टार्ट किया और एक न्यूक्लियस अपना जो है वो इस क्लैंप के अंदर भेज दिया। इसने न्यूक्लियस कहाँ चला गया? वहां पे चला गया, यहाँ से चला गया। ठीक है, अब ये दूसरा न्यूक्लियस यहाँ से आ रहा है ऐसे। क्या देखोगे थोड़ी देर के बाद में? थोड़ी देर के बाद में देखोगे कि इस सेल के अंदर एक ये दो न्यूक्लियस तो पास पास में आ गए, यहाँ पर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और क्लैंप के अंदर दूसरा न्यूक्लियस है। अब क्लैंप जो है वो यहाँ से डिसॉल्व होकर के इसने इसको यहाँ पे डाल दिया। क्या हुआ? बीच में सेल वॉल बन गई। देखा इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, दोनों सेल के पास एक ब्लैक एक व्हाइट न्यूक्लियस आ गया। यस सर। तो इस तरीके से न्यूक्लियस को ट्रांसफर करने के लिए ताकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ये जो क्लैंप के समान संरचना बनती है इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लैंप कनेक्शन। Is it clear? Yes sir, thank you. Okay. Then now we will see the examples. Come to this. Yes sir. Yes sir. अब देखो एग्जाम्पल्स, और जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए वो महा इंपॉर्टेंट है, बट पंचायत में कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। देखो ओमाइसिस के अंदर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये नाम है, इससे होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नाम जस्ट ध्यान रखना, हिंदी नाम बड़े कठिन है, मुझे तो पूरे आते भी नहीं है। इसको बोलते हैं आलू का पछेती अंगमारी रोग। आलू का पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देन इसके अलावा एल्ब्यूगो कैंडिडा या कैंडिडा सिस्टोपस, एल्ब्यूगो या फिर इसको कैंडिडस भी बोलते हैं। सर सिनोनिम्स का एग्जांपल आ गया फिर से, सर सर बंद एस्कोकार्प को क्या बोलेंगे सर? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इससे बोलेंगे आलू का पछेती अंगमारी। नो सर, बंद एस्कोकार्प।
बंद है इसको का क्लिस्टोथीसियम, यस सर। क्लिस्टो क्लोज। एल्ब्यूगो से जो रोग होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एल्ब्यूगो वाला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, एल्ब्यूगो वाला जरूर से याद रहना चाहिए। एल्ब्यूगो की वजह से क्या होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, यानी मस्टर्ड वाली फैमिली जो है उसके अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज होती है। सफेद रस्ट को क्या बोलते हो, रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रस्ट डिजीज, डिजीज जंक 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 क्या बोलते हो, जंक नहीं, वो वाला रस्ट नहीं। चलो कोई नहीं, याद आएगा बता दूंगा जब बुक पढ़ोगे तो मेरी बात सुनना। दूसरी तेरी फैमिली सर संचालन नहीं, झाला नहीं बोलते, सब झुंड झुंड ऐसी कुछ बोलते हैं शायद। सर धब्बे बोलते हैं क्या? झुंड धब्बे। चलो मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ध्यान में है। फाइटोथोरा एल्ब्यूगो, देन इसके बाद में एक पाइथियम याद रख लेना, पाइथियम की वजह से डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है पाइथियम, और एक होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैनुलोमा, ग्रीन डिजीज। अब यहाँ पर ना एक्चुअली एग्जांपल बहुत सारे तुम पढ़ोगे, लेकिन मैं तुम्हें सुपरस्टार एग्जांपल बता देता हूँ, जो एग्जांपल तुम्हें पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन में 99% के एग्जांपल मिलेगा नीट में बुक सॉल्व करते टाइम तो सारे मिलेंगे, लेकिन नीट में ये मिलेगा। देन जाइगोमास्टिस, जाइगोमास्टिस के अंदर एग्जांपल है अपना राइजोपस। राइजोपस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसके अलावा एक और एग्जांपल ध्यान रखना, राइजोपस के अलावा म्यूकर, म्यूकर को बोलते हैं डंग मोल्ड, डंग मोल्ड। एस्कोमाइसिस में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में दो नाम तुमने सुना होंगे, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो है उससे पेनिसिलिन का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। देन एस्परजिलस, इसको कॉमन लेबोरेटरी वीड बोलते हैं, इनके दूसरे कॉमन नेम लिख दूं क्या? पेनिसिलियम जो है इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या होता है, मोल्ड का मतलब है कवक या फफूंद, बोलते हैं ना फफूंद लग रही है, मतलब कवक जो है वो ग्रो करने लगे हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड। एस्परजिलस, एस्परजिलस जो है उससे एस्परजिलोसिस होता है, एफ्लोटॉक्सिन नाम का एक कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन भी बनाता है एस्परजिलस। देन न्यूरोस्पोरा, सुना है क्या नाम? सर ड्रोसोफिला जैसा फेमस है ये भी। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में है नहीं लेकिन पढ़ लो। सर कैविसेप्स भी तो क्यों बोलते हैं ड्रोसोफिला, क्योंकि जेनेटिक्स में और बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिकल की स्टडी में इसका उतना ही यूज है जितना कि ड्रोसोफिला का यूज हुआ था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लेविसेप नहीं आएगा क्या इसमें? क्या नहीं आएगा बच्चे? क्लेविसेप का पूछ रही है। सब आएगा, बिल्कुल आएगा क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो है इससे इससे कुछ एल्कलॉइड्स वगैरह मिलते हैं, एलएसडी वगैरह में मिलते हैं, मॉड्यूलर ट्रम्फल। इसके अंदर यीस्ट आ जाएगा, सेक्रोमाइसीस। देन मोरेल एंड ट्रफेल। खास बात क्या है मोरेल और ट्रफेल की? खाते हैं इसको सर, खाने टेस्टी है ये फूड, एडिबल है खाने और बहुत महंगा बिकता है, एडिबल बन जाए। मोरेल और ट्रफेल
मोरेल को बोलते हैं मॉर्शेला, ट्रफल को बोलते हैं ट्यूबर एस्टिमम। सर इसको खाने में, हेलो सर, ये जो मॉरिल और ट्रफल है इसको खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बच्चे तो सर इसमें क्या होता है, मतलब क्या चीज होता है जो बहुत जैसे महंगा मशरूम जैसा बच्चे, मशरूम अच्छा है ना, मशरूम तो लेकिन क्या है, बेसिडोमाइस्टिस का मेंबर है, वैसे ही ये एस्कोमाइस्टिस के मेंबर है जिन्हें खाते हैं। ठीक है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका फेवरेट फूड है मोरेल्स, इसलिए महंगा है सर वो। हाँ बहुत महंगा आता है। जो अच्छी क्वालिटी का है वो मुझे लग रहा है 1 किलो लेने के लिए जाओगे तो 10-15 हजार रुपए का मिलेगा। सर सामान्य नाम भी यही मॉरिल और ट्रफल है क्या इसका मतलब? क्या क्या मतलब मॉरिल और ट्रफल ही जनरली बोला जाता है कि कुछ और नेम है इसका, मतलब कॉमन नेम? जो बॉटनिकल साइंटिफिक नेम है वो मॉर्शेला है, मोरेल को मॉर्शेला बोलते हैं, ट्रफल को ट्यूबर एस्टिमम बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी रटने वाली चीजें वो नहीं बताऊंगा, जो पूछा जाता है ना वही बता रहा हूं। एग्जांपल में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा है। बेसिडोमाइस्टिस के अंदर पक्सीनिया, पक्सीनिया को बोलते हैं रस्ट फंजाई। पीठ में होगा। हाँ रस्ट का मतलब याद आ गया मुझे, किट रोग, किट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, यानी क्रूसिफर का या सरसों का सफेद किट रोग, किट होता है। पक्सीनिया को रस्ट फंजाई बोलते हैं। और अस्टिलेगो, अस्टिलेगो जो है इसको हम स्मट फंजाई बोलते हैं, स्मट फंजाई। कंडरा रोग, कंडरा फंजाई बोलते हैं। देन अगेरिकस, क्या फिर से एक खाने वाले फंजाई का नाम आ गया है? मशरूम में, मशरूम है ये, एडिबल, एडिबल मशरूम। अमेरिका सुना है नाम, खतरनाक, जहरीला, पॉइजनस मशरूम। तो क्या है अमेरिका, क्या है? पॉइजनस जहरीला मशरूम है, जहरीला मशरूम है अमेरिका। सर सर ईस्ट में कौन सा विटामिन होता है सर? इसमें विटामिन बी12 मिल जाएगा। ईस्ट में विटामिन ए होता है कि विटामिन बी? विटामिन ए तो नहीं होता है इसकी स्पीशीज, विटामिन बी12 वगैरह होता है। पफबॉल, पफबॉल भी इसका मेंबर है। और ब्रैकेट होता है बोले इसमें। हेलो, ये एगेरिकस के बाद में क्या लिखे हैं आप? एगेरिकस के बाद में लिखा है एडिबल मशरूम, खाने योग्य मशरूम। और अमेरिका के बाद में लिखा है पॉइजनस मशरूम, जहरीला मशरूम। इसके अंदर पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई भी आते हैं बेसिडोमाइस्टिस के अंदर। क्वेश्चन सीधा है कि बताओ पफ बॉल किसका मेंबर है, ब्रैकेट फंजाई किसका मेंबर है? बेसिडोमाइसिस। सर आप ईस्ट में कौन से विटामिन होते हैं बोले? B12 वगैरह। बी? हाँ बी, बी ना, बी। हाँ B4 बॉम्बे। ओके। जैसे मुंबई हो गया लेकिन बॉम्बे तुम समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में ड्यूटेरोमाइस्टिस के एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई इसको बोलते हैं, इससे होता है अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सर ये बेसिडोमाइसाइड का एग्जांपल है? ये ड्यूटेरोमाइसिस का एग्जांपल अब स्टार्ट करते हैं। वहां पे जगह नहीं है ना, ऐसे करिए। ये ड्यूटेरोमाइसिस, अल्टरनेरिया की बात में याद रखना है, एक हेल्मिन्थोस्पोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी। इसकी वजह से ये चावल को रोक करता है, इसकी वजह से फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल में अकाल पड़ गया था। कब की बात है ये?
ये 1943 के आसपास की बात है, 1942 के आसपास की बात है, जब एक बार हमारे देश में, क्योंकि बंगाल जो है वो और उधर वाले जो एरिया है वो मेनली चावल की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, वहां पर मेनली चावल उगाई जाती थी। एक बार 1942-43 की बात है, वहां पर पड़ गया भयानक अकाल। क्यों? क्योंकि सारा का सारा चावल का धान का खेत जो है वो इस फंजाई ने नुकसान कर दिया, खराब कर दिया, देश में अकाल कर दिया। उस टाइम हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने बोला कि कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी भूखे मरे तुम्हारे, हमको क्या फर्क पड़ता है, और वो तो अपना सोना भर ले जाते थे बेचारे। 1945 में, हाँ 1945 से बोल रहे बच्चे बाबा, 1943 ने 1945 की बात ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए और ना बहुत सारे लोग जो है, लाखों लोग जो है वो मारे गए थे अकाल की वजह से। वो किसकी वजह से होता है? हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी की वजह से। देन इसके बाद में कोलियोट्राइकम ध्यान रखना। सर इसको क्या बोले आप, बंगाल का? बंगाल का अकाल, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, अकाल पड़ जाना। कोलियोट्राइकम के बाद में तुम एक एग्जांपल ध्यान रखना, ट्राइकोफाइटन। एक्चुअली फुट डिजीज होता है वो इससे होता है, गीले पांव नंगे पांव रहने से जो कई बार पैरों में फंगस उग जाती है वो ट्राइकोफाइटन होता है। ट्राइकोडर्मा की सीमा है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके? ड्यूटेरोमास्टिस के। क्लियर है इतनी बातें सबको? तो फंजाई हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ेंगे सर अब? बिल्कुल, अभी तो माइक्रोराइजा पढ़ा लेते हैं हम। यस हो गया फिर। हो गया ना? कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज तो नहीं हो पाया, कल हो जाएगा। कल हमारा लेक्चर थोड़ा सा खराब हो गया, इस चैप्टर में तो आज मैं कर देता हूं इसको। देखो जब बुक्स वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो तुम्हें एग्जांपल्स और भी मिलेंगे, रीड कर लेना। लेकिन एक बार रीड करके छोड़ देना भाई, लेकिन एक बार रीड कर लेना आंसर की में देख करके। यदि कोई भी एग्जांपल इसके अलावा भी आ रहा है तो जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? कवक का उच्च पादप की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध। क्या बोल सकते हैं? सिम्बायोटिक relation of fungi with root of higher plants। क्यों है भाई ये? क्यों ये संबंध बन गया इनके बीच में? इनके बीच में संबंध इसलिए बन गया क्योंकि बेचारे रूट के पास जो है वो रूट हेयर नहीं था। रूट हेयर का क्या काम होता है? रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि वो इजीली वाटर मिनरल इन सबको एब्जॉर्ब कर पाए। अब क्या हुआ, रूट हेयर ही नहीं है बेचारे प्लांट के पास, रूट हेयर नहीं है, क्या उसकी छुट्टी होने वाली है? क्या मारा जाएगा वो तो उसे यदि जिंदा रहना है तो उसने क्या किया, उसने अपने पास में रहने वाले फंजाई से दोस्ती कर ली और इन दोनों का संबंध जो है उसे क्या बोल रहे हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। इस संबंध में होता क्या है? इस संबंध में फंजाई जो है वो पादप को मिनरल, वाटर इन सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फंजाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स like nitrogen, phosphorus, etc. and water. एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है प्लांट। बदले में भाई सहजीवी संबंध है ना, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। पादप को तो बेनिफिट हो गया, फंजाई को क्या बेनिफिट? फंजाई gets food and shelter from plants। बदले में पादप जो है वो उसे रहने की जगह दे रहा है और खाने के लिए वो अपनी कुछ ना कुछ उसे खाना दे देगा। तो क्या दोनों को बेनिफिट हो गया? बच्चे यदि किसी बच्चे को पर्टिकुलरली ये मतलब वो आ रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार ना अपने
फोन को या तो मींस फ्लाइट मोड पे करके रीजॉइन करके देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना नेटवर्क बीच में छूट जाता है ना, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। फंजाई गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सहजीवी संबंध बोल देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। अब ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। दो टाइप है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। किसी को पता है ये क्या होता है? एक्टो नाम से पता पड़ रहा है, कहां पे होगा? बाहर, चारों तरफ सर। एक्टो जो है वो बाहर, किसके बाहर? कोशिका के। यदि कोशिका के बाहर बाहर है तो उसे बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा। यदि कोशिका के अंदर घुस गया तो क्या बोलोगे? एंडोमाइकोराइजा। जैसे मान लो ये रूट है, रूट की एपिडर्मिस है ये, और ये रूट का कॉर्टेक्स है। कुछ इस तरीके से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। अब क्या देखो फंजाई, फंजाई ने इसको पेनिट्रेट किया इस तरीके से, और पेनिट्रेट करने के बाद में कोशिका के अंदर नहीं जा रहा है, देखो कहां पर है? अंतर कोशिकीय अवकाश के बीच बीच में ऐसे। और इसने क्या किया? इसने जाल के समान संरचना जो है वो अंदर ही अंदर बना दी, लेकिन कोशिका के अंदर एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या देख पा रहे हो? ये जो फंजाई का नेटवर्क बन रहा है, इसका नेटवर्क होगा नेटवर्क ऑफ फंजाई। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं हार्टिग नेटवर्क। तो इस टाइप का माइक्रोराइजल कनेक्शन जहां पर हम देखते हैं कि कवक जो है वो कोशिका के अंदर एंटर नहीं हो रहा है और बाहर बाहर ही नेटवर्क बना रहा है, इसे हम एक्टोमाइकोराइजा बोल देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है पाइनस के अंदर, पाइनस सिड्रस के अंदर। और ये कवक जो है वो मेनली क्या होता है फंजाई के अंदर? ये फंजाई जो है वो मेनली बेसिडियोमाइसीज होते हैं। बेसिडियोमाइसीज के मेंबर होते हैं मेनली। क्या एक्टोमाइकोराइजा क्लियर हो गया सबको? बोलो। यस सर। एंडोमाइकोराइजा में क्या होगा? एंडोमाइकोराइजा में भी एपिडर्मिस बनाया, कॉर्टेक्स बना दिया, और अब की बार फंगल हाइफी क्या होगा? अंदर एंटर हुआ, ब्रांचिंग होने और सेल के अंदर जाकर के इसने इस तरीके से फूली हुई संरचना का निर्माण कर दिया। जो है वो सेल के अंदर एंटर हो गया और फूली हुई संरचना बना दी। इस संरचना को बोल देते हैं हम वेसिकुलर अर्बस्क्यूल। सेल के अंदर चला जाता है और फूली हुई संरचना बना देता है, इसे हम वेसिकुलर अर्बस्क्यूल बोल देते हैं। इसीलिए एंडोमाइकोराइजा का एक और भी नाम है क्या? वैम, VAM, वैम। क्या मतलब है पूरा? वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा ये भी नाम होता है किसका? एंडोमाइकोराइजा का। और ये मेनली क्या होते हैं? मेनली जाइगोमास्टिस या फाइकोमास्टिस के मेंबर होते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये देखने को मिलता है मेनली ऑर्किड, वॉलनट, उनके अंदर। तो दो टाइप के माइकोराइजा होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में तो हार्टिग नेट बनता है, कोशिका के अंदर फंजाई नहीं जाती बल्कि इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, जबकि बेसिडियोमाइसीज में कोशिका के अंदर जाकर के वो क्या करती है? बेसिकुलर अर्बस्क्यूल का निर्माण कर देती है। क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है क्या? यस सर। तो फिर तुम लोग की क्लास जो है वो फिजिक्स की क्लास होगी, आज तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास नहीं है, ठीक है? तो यार उसी हिसाब से तैयार होकर आना है। हाँ सर। तुम्हारी वो फिजिक्स की है, आज केमिस्ट्री छुट्टी। हाँ, आज केमिस्ट्री की छुट्टी। सर जी
हाँ बोलो ना, हेलो सर। बोलो बच्चे। जी सर एक्चुअली ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है सर। वो बायोलॉजी क्लास आपका चलता है तो मेरे को बहुत नेटवर्क इशू होती है, और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में ठीक रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। क्या प्रॉब्लम होता है बायो में? नेटवर्क इशू, ठीक से दिखता नहीं है, ब्लर आता है, मैं बहुत बार लेफ्ट होती हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ समझ भी नहीं पाती हूँ। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन कि एक क्लास में दिक्कत आ रही है बाकी में दिक्कत नहीं आ रहा है? अब वो तो नहीं पता, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम। सर फिजिक्स में कभी भी ब्लर नहीं होता। ये देखो, हाँ एक बार सर मैथ्स में कभी भी ब्लर नहीं होता। नेटवर्क चेंज करके देखो ना। सर स्क्रीन में पढ़ाते हैं ना तो उसमें ब्लर नहीं आता। अरे तो मैं भी स्क्रीन पे पढ़ा देता हूँ उनको, बोलो तो सही। रिकॉर्ड और लाइव अलग अलग नहीं होता है ना। नो सर, मजा नहीं आता नहीं, स्क्रीन नहीं, में बायो पढ़ने में। लेकिन तुमको पढ़ा देता नहीं सर आप इसी में पढ़ाइए। बोर्ड में ठीक है। अच्छा हाँ नहीं सर लग रहा था उस दिन। हेलो सर, मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है मेरा। फर्स्ट क्लास। यस सर। आज ज्वाइन किया। यस सर, आज ही ज्वाइन हेलो। की हूँ। हाँ सर प्रियंका। ये एग्जाम्पल क्या लिखे मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एंडोमाइक्रोराइजर। ऑर्चिड एंड वॉलनट। सर एंडो का मतलब क्या? अंदर। नो सर उसके एग्जाम्पल। एग्जांपल ऑर्किड, ऑर्किड और वॉलनट। ऑर्किड सर सर ऑर्किड के बाद क्या बोले? ऑर्किड एंड वॉलनट। अखरोट। अब सर मेरी सुन लो प्लीज। हाँ एक बोलोगे तो मैं जरूर सुनता हूँ। हार्टिगनेट फंगाई के नेटवर्क को बोलते हैं। फंगाई की नेटवर्क जो कॉर्टेक्स में बन रही है उसे हम हार्टिगनेट बोलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, चलो बच्चों बाय 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 बाय, अब कल मिलते हैं। बाय थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। नहीं गुड नाइट। गुड नाइट बोल रही है रजनी आपको। नहीं बोल रही है, ठीक है मैं जाके सो ही जाता हूँ। नाम चेंज हो गया देखो उसमें। सर साइड प्लीज। चलो बच्चों बाय बाय।